हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका क भाग कर रहे हैं जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोषणात्मक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जो हमें बताए थे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनके क्या परिणाम सामने आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश की जनता में पोषण से संबंधित अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडिया की, भारत की। तो जब हम पोषण संबंधी समस्याओं की बात कर रहे हैं तो जब हमारे शरीर में जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उससे हम कम लेते हैं या अधिक लेते हैं, उसे हम कहते हैं कुपोषण। और कुपोषण भी दो तरह का होता है। इनमें पहले नंबर पे आता है अल्प पोषण यानी कि मॉल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं हम इसे, कि जब हमें जितने पोषक तत्व चाहिए उससे हमने कम मात्रा में लिए तो वो होगा अल्प पोषण। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ओवर न्यूट्रिशन। जितने पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे हमने अधिक मात्रा में लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, अति पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं अल्प पोषण की। बहुत बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं इस समस्या की शिकार हैं। देखिए, हमने बात की थी संवेदनशील अवस्था की, तो उसमें हमने बच्चों को लिया था और प्रेग्नेंट लेडीज को लिया था और धात्री अवस्था को लिया था। क्यों? क्योंकि इस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो गर्भवती महिलाएं हमारे देश में इसकी शिकार हैं क्योंकि उन्हें उतना पोषण नहीं मिलता जितना उन्हें चाहिए होता है, उससे कम मिलता है, इसलिए वो अल्प पोषण की शिकार हो जाती हैं। और जब वो अल्प पोषण की शिकार हो जाती हैं तो बच्चों का जो वजन है जन्म के समय सामान्य से कम होता है और कम वजन वाले बच्चों को वो जन्म देती है। और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसमें 3 वर्ष से कम आयु के भी बच्चे सम्मिलित हैं, वो कम वजन के और अविकसित होते हैं और वो इसी अल्प पोषण की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं इस अवस्था में वो जिस तरह का आहार ले रही हैं, जिस तरह का वो पोषण ले रही हैं, उसका प्रभाव केवल उन पर नहीं पड़ता बल्कि उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। तो ये देखिए, ये कैसे पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है। पहले जो गर्भवती महिला है ये कुपोषण की शिकार है, अब जो इसका बच्चा हुआ है वो भी कुपोषण का शिकार है। क्यों? माता के कारण। उसका वजन कम है और इस कुपोषण के कारण उसका विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा और वो भी अल्प पोषण का शिकार हो जाएगा। भारत में पैदा होने वाले 1/3 बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं। हम एक सर्वे की बात कर रहे हैं कि इंडिया में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 1/3 जो चिल्ड्रन हैं उनका जो वजन है वो सामान्य से कम होता है। बच्चों, सामान्य से कम से हमारा क्या आशय है? मैंने आपको बताया था कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होना चाहिए, है ना? कितना होना चाहिए जल्दी से आप मुझे बताइए। 2.5 kg, है ना? तो उनका जो जन्म के समय वजन होता है वो 2500 ग्राम से यानी कि 2.5 किलो से कम वजन के वो बच्चे होते हैं। इसी प्रकार काफ़ी प्रतिशत महिलाएं भी कम वजन वाली होती हैं। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है तो कम भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो वजन है अगर कम है तो भी मुसीबतें हैं, अधिक है तो भी मुसीबत है। तो भारत में कम वजन वाले बच्चे और कम वजन वाली महिलाएं भी इसका शिकार होती हैं। किसका? कुपोषण का या अल्प पोषण का, या हम कहें अल्प पोषण के कारण उनके शरीर का जो वजन है वो कम होता है। पोषण से संबंधित अन्य कमियां भी होती हैं। ये तो बात की हमने वजन की और उनके विकास की और गर्भवती महिलाओं की। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, जैसे कि लोह तत्व यानी कि आयरन, हमने हमारे 3rd चैप्टर में किया था ना, आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है। लोह तत्व हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हमारे खून को बनाता है, और जब हमारे शरीर में इस लोह तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, हमारा HB है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। और हमने बात की थी जो विटामिन A है उसकी कमी से क्या होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन
ए कम हो जाता है तो हमारी आंखों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और कई बार प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि अंधापन भी आ जाता है, यानी कि व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग का हो जाना। आयोडीन हमारे जो गले से संबंधित रोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हमें उचित मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता तो हमें घेंघा रोग हो जाता है, जो कि गले से संबंधित एक रोग है। अल्प पोषण से व्यक्ति पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, और कुपोषण के अंतर्गत जब व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार हो जाता है, अनेक रोगों से घिर जाता है, उसके वजन पर प्रभाव पड़ता है, उसके संपूर्ण विकास पर प्रभाव पड़ता है, और उसके पूरे विकास पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है अल्प पोषण का। अल्प पोषण से न केवल शरीर का वजन कम होता है, बल्कि और भी बहुत अधिक समस्याएं हो जाती हैं। इसका असर हमारे मानसिक विकास पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वास्थ्य है हमारा, इसमें सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक विकास है, ये तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हम अल्प पोषण के शिकार हैं, तो हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, हम रोगों से घिर जाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो इसका असर हमारे मानसिक विकास पर भी पड़ेगा, और हमारी प्रतिरक्षा पर यानी हमारी इम्यूनिटी पावर पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, इन सब के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, और कई बार विकलांग हो जाते हैं। इसलिए पोषण का बहुत अधिक महत्व है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो विटामिन ए की कमी होती है, उससे ब्लाइंडनेस आ जाती है, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसकी अभी हमने बात की थी। इसलिए शरीर में विटामिन ए की जो मौजूदगी है वो बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताइए, ये जो विटामिन ए है ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है या वृहद पोषक तत्व है? अपना आंसर लिखिए और फिर चेक कीजिए आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। और हम बात करें अगर आयोडीन की कमी की, तो स्वास्थ्य एवं विकास के लिए ये एक खतरा है। देखिए, हालांकि आयोडीन हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में नहीं चाहिए, लेकिन इसकी कमी से इतने भयंकर परिणाम सामने आते हैं, इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनके जो बच्चे हैं वो मृत पैदा होते हैं। इससे मृत प्रसव की परिस्थिति पैदा होती है और गलगंड रोग हो जाता है, जो कि गले से संबंधित एक रोग है। इतना ही नहीं, उनका गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, यानी गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सारे किसके कारण होते हैं? आयोडीन की कमी के कारण। और भी इसके अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं, जिनमें बच्चे जो हैं वो गूंगे बहरे हो जाते हैं, उनमें बोनापन आ जाता है और मानसिक मंदता यानी कि उनके जो मस्तिष्क का विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। तो ये है आयोडीन के दुष्परिणाम, यानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों का होना कितना ज़रूरी है। युवावस्था में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पोषक तत्व आगे चलकर हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि लौह तत्व की, यानी कि आयरन की। आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और शिशुओं और छोटे बच्चों में इसकी कमी से मनोगत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास को भी क्षति पहुंचती है। यानी हमारे सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारा जो मानसिक विकास है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है अगर हमारे शरीर में लौह तत्व की यानी कि आयरन की कमी है तो। और इसके कारण हमारी शैक्षिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो जीवन की सफलता है, इन सब पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, हमारी सक्रियता कम हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारे संपूर्ण जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें गर्भावस्था की, प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में सबसे अधिक महत्व होता है लौह तत्व का यानी आयरन का। आपने देखा होगा
इसलिए गर्भवती महिलाओं को शुरू से ही आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, लोह तत्व की गोलियां दी जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार इसके लिए इतने प्रयास करती है कि कई स्कूलों में स्वास्थ्य केंद्र पर एनीमिया की रोकथाम के लिए ये दवाइयां जो है एनीमिया की मुफ्त में बांटी जाती है, ताकि प्रत्येक बच्ची को, प्रत्येक महिला को ये दवाइयाँ मिले और किसी के भी शरीर में खून की कमी ना हो। ये गर्भवती माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और माता के लिए रुग्णता और मृत्यु के खतरे को बढ़ाती है। अगर गर्भावस्था में लोह तत्व की कमी हो जाती है तो माता बीमार हो सकती है, माता की मृत्यु हो सकती है। इतना ही नहीं, बच्चे के गर्भ में मृत्यु हो सकती है, बच्चा मृत पैदा हो सकता है। इतने गंभीर दुष्परिणाम सामने आते हैं लोह तत्व की कमी के। परंतु अतिपोषण भी अच्छा नहीं होता। क्या होता है अतिपोषण? हमने शुरू में इसकी बात की थी, ओवर न्यूट्रिशन। जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक हम पोषक तत्व ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिपोषण, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। ये एक कुपोषण का ही प्रकार है। अपेक्षा से अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य की अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अति भी हर चीज़ की बुरी होती है। कुछ पोषक तत्वों के मामलों में इससे विषाक्तता हो सकती है और व्यक्ति का वजन भी बढ़ जाता है और मोटापा हो जाता है। देखिए, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो हमारे शरीर में ये जहर बन जाते हैं, पॉइजन बन जाते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमने अधिक मात्रा में ले लिए तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है वसा, यानी कि फैट। अगर हम उसका ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं। और अगर हमारा वजन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को तो यूं ही मुफ्त में ले आता है। और उसमें कौन कौन से रोग शामिल हैं, जैसे कि हृदय रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और भी अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह यानी कि जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ या आम भाषा में शुगर, हृदय रोग यानी हृदय से संबंधित बीमारियां, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा हार्ट अटैक का खतरा है वो बढ़ जाता है, और भी बहुत अधिक बीमारियां हो जाती हैं। भारत में हम पोषण के दोनों सिरों पर समस्याओं का सामना करते हैं, यानी कि अल्प पोषण और अति पोषण। देखिए, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो दुखद स्थिति ये है कि कुपोषण के अंतर्गत जिन दो शिकायतों की हमने बात की थी, अल्प पोषण और अति पोषण, भारत में ये दोनों ही बीमारियां होती हैं, जिसके कारण भारत है वो कुपोषण का दोहरा बोझ झेल रहा है। बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ किसे कहा गया है, या कुपोषण के दोहरे बोझ से आपका क्या आशय है। तो आपको इसमें सामान्य सा इसका आंसर लिखना है कि भारत में अतिपोषण और अल्पपोषण दोषों हैं, इसलिए कहा गया है कि भारत कुपोषण का दोहरा बोझ झेल रहा है, या इसी को हम कुपोषण का दोहरा बोझ कहते हैं। हमारे देश में किया गया तीसरा राष्ट्रीय और पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये दर्शाता है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 28.9 यानी कि 28.9% जो पुरुष हैं और 22.2% यानी 22.2% जो महिलाएं हैं उनका वजन अधिक है। देखिए, समय समय पर राष्ट्रीय और पारिवारिक हेल्थ सर्वे हैं, स्वास्थ्य सर्वेक्षण हैं, होते रहते हैं, और ये सर्वे क्या दिखाता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कंपैरेटिवली ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में महिलाओं और पुरुषों का वजन अधिक है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, केवल 8.6% और महिलाएं केवल 7.3% हैं जो अधिक वजन की शिकार हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में इसका आंकड़ा अधिक है। उसका कारण क्या है? शहरी दिनचर्या। देखिए, जो शहरी जीवन की दिनचर्या होती है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है। उसमें हम अपने पोषक तत्वों पर, अपने आहार पर अधिक ध्यान नहीं देते। हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, कोई मील स्किप कर रहे हैं, अधिक देर तक भूखे रह रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमने एकदम से अधिक खा लिया, या हम डाइट प्लान कर रहे हैं और एकदम से फिर हमने अधिक खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे अनेक ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण शहरी क्षेत्र में जो महिलाएं और पुरुष हैं उनका वजन अधिक होता है। वजन अधिक होते ही मोटापा आ गया तो उसके साथ बहुत सारी गंभीर बीमारियां यूं ही बिना निमंत्रण के चली आती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं पोषण और संक्रमण की। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पोषण के लिए ये पर्याप्त नहीं है कि हम केवल अच्छा भोजन ले रहे हैं या पर्याप्त भोजन ले रहे हैं, बल्कि जो हमारा पर्यावरण है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमने बात की थी कि पोषणात्मक स्वस्थता को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, तो उसमें भोजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति ही सफिशिएंट नहीं होती। केवल उन पर निर्भर नहीं होते, बल्कि काफ़ी हद तक व्यक्ति के जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी दिनचर्या है, उसकी फूड हैबिट्स है, वो स्वच्छता का कितना ध्यान रख रहा है, ये सारी चीज़ें भी इनके अंदर सम्मिलित होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पोषण और संक्रमण का आपस में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध होता है। खराब पोषण की स्थिति प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिरक्षा को कम करती है। इस प्रकार संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, हमने बात की थी ना कि कुपोषण की, तो जब हम कुपोषण के शिकार हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। और हमारी इम्यूनिटी पावर क्या काम करती है? जैसे ही कोई रोग हमें घेरना चाहता है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत है, तो वो उस रोगों से लड़ती है, रोगों को हमारे पास नहीं आने देती। और वो क्षमता अगर कम है तो कोई भी संक्रमण है उसका खतरा हमारे लिए बहुत अधिक हद तक बढ़ जाता है। दूसरी ओर, जैसे ही संक्रमण होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों के आरक्षित भंडार की काफ़ी क्षति हो जाती है, जबकि पोषक तत्वों की ज़रूरतें जो है वो बढ़ जाती है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये एक चक्र है। पहले नंबर पे क्या हुआ? हमने पोषक तत्व सही नहीं लिए, हम या तो अति पोषण के या हम अल्प पोषण के शिकार हैं, यानी कि हम कुपोषण के शिकार हैं। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गई, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, तो हम किसी भी रोग से ढंग से लड़ नहीं पा रहे, और हम लड़ नहीं पा रहे तो हमारे ऊपर संक्रमण आ गया, और जैसे ही संक्रमण आया तो हम बीमार हो गए, और जैसे ही हम बीमार हुए तो हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व आरक्षित रहते हैं उस संक्रमण की अवस्था के दौरान। एक तो हम देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है, हम पहले से ही पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम बीमार हुए। तो बीमारी में जो पोषक तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। किसके द्वारा? वमन और अतिसार के द्वारा, यानी कि वॉमिटिंग, लूज मोशन और डिहाइड्रेशन के द्वारा। अब एक तो पहले से ही कमी थी और ऊपर से और अधिक कमी हो गई। और एक बात और है कि बीमारी के दौरान, किसी भी रुग्णता के दौरान हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर कमी है, संक्रमण के दौरान और कमी हो गई, और अब आवश्यकता बढ़ गई पोषक तत्वों की। और अब इस वक्त ना हमें ढंग से खाना अच्छा लगता है, ना हम कुछ खाना चाहते हैं, तो और अधिक कमी हो गई, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर भूख न लगने और खाने में असमर्थता के कारण पोषण का अंतर्ग्रहण आवश्यकता की तुलना में कम हो जाता है, तो पोषण की स्थिति पर और अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो हम पहले से बीमार हैं, तो हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पहले से कमी है, खाना अच्छा नहीं लग रहा तो हम ढंग से नहीं खा रहे तो पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो रही, तो ये कमी और अधिक बढ़ती जाती है और संक्रमण और अधिक बढ़ता जाता है, और जो रोग हमें नहीं होने, हम उनके भी शिकार हो जाते हैं। हमने यहाँ पे बात की असमर्थता के कारण। असमर्थता से हमारा आशय है कि कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें जैसे ही हम कुछ खाते हैं हमें तुरंत उल्टी हो जाती है या वॉमिटिंग हो जाती है, जिसके जरिए हमारे सारे पोषक तत्व शरीर से बाहर आ जाते हैं, है ना, या हमारा बार बार जी घबराने लग जाता है और हम कुछ खा नहीं पाते हैं। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना हो, इसकी पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए जब हम स्वस्थ हैं तभी। देखिए, हम बीमार होकर ज़बरदस्ती कुछ खा रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि जब हम स्वस्थ हैं तभी हम हमारे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख ले। इस प्रकार दूसरे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और सभी व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से बुजुर्गों और अल्प पोषितों के लिए संक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है।
देखिए, जो बच्चे होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं और गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, इसलिए उनको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में आहार जनित रोग जैसे कि अतिसार और पेचिश प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए, जो देश ऐसे हैं जो अभी विकसित नहीं हैं, जो विकसित हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं विकासशील देश। तो उन देशों में ये जो रोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिनमें अतिसार और पेचिश मुख्य हैं, क्योंकि उससे निर्जलीकरण होता है और मृत्यु तक हो जाती है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, और इसका इतना भयंकर परिणाम सामने आता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये विशेष रूप में बच्चों में बहुत अधिक प्रभावित करता है, जब उल्टी, दस्त यानी कि लूज मोशन और वोमिटिंग के माध्यम से उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, संक्रमण बढ़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अनेक संक्रामक और संचारी रोग खराब पर्यावरणीय सफाई, खराब घरेलू हालात, निजी और खाद्य अस्वच्छता के कारण भी होते हैं। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे पोषण की, कि अगर हम अच्छा पोषण नहीं ले रहे तो संक्रमण का शिकार हो जाएंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं होगी। लेकिन कई बार हम भोजन अच्छा ले रहे हैं, पोषण अच्छा ले रहे हैं, लेकिन हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, यानी कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिन हाथों से हम खाना बना रहे हैं, जिस रसोई में खाना बन रहा है, वहाँ पर साफ सफाई का, पर्यावरण की स्थिति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और जब हाइजीन का, स्वस्थता का ध्यान नहीं रखा जाता, उस समय कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, कितना ही पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो, वो हमारे शरीर में जाकर संक्रमण की स्थिति को उत्पन्न करता है, अगर हम स्वच्छता का और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो। इसलिए बच्चों, आपको हर वक्त आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल में बताया जाता है कि हमें हाइजीन का, स्वच्छता का ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन रोगों से बचाव कैसे किया जाए, यानी कि ये बात है स्वास्थ्य विज्ञान की, जो हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।